हेलो फ्रेंड्स, यह चैप्टर 2 है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अब इससे रिलेटेड जितना भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखते हैं कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। जो सूत्री विभाजन होता है उसमें कह रहा है कि किस अवस्था में जो गुणसूत्र है विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वह एनाफेज हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में जाते हैं। अब प्रोफेज क्या होता है, तो कह रहा है कि जब प्रोफेज कोशिका विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था से होता है। कह रहा है कि जब भी कोई कोशिका विभाजन होता है तो उसका शुरुआत प्रोफेज अवस्था से होता है। क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। जो क्रोमैटिन जाल होता है सो मेटाफेज तुर्क धागे स्पाइनल फाइबर्स का निर्माण पूर्ण होता है। इस विभाजन में लगभग 1 घंटा लगता है। जो मेटाफेज होता है उसमें विभाजन में 1 घंटा समय लगता है। टीलाफेज यह प्रोफेज का उल्टा है। टीलाफेज जो है वह आपका प्रोफेज का उल्टा है। केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। स्पाइनल फाइबर नष्ट हो जाता है एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। तो स्टेज प्रोफेज का है। प्रोफेज सबसे लंबी स्टेज होती है और इसमें लगभग 1 घंटा समय लगता है। प्रोफेज सुस्त विभाजन की सबसे लंबी स्टेज होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यह आपका एनाफेज। मियोसिस एनाफेज में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप मेल में स्पर्म तथा फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। कह रहा है कि यही मियोसिस विभाजन के ही फलस्वरूप मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। तो यह है प्रोफेज अवस्था की। प्रोफेज अवस्था में उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें बी सही है। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस 2 समसूत्री विभाजन है। तो यह मियोसिस 1 जो है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है और मियोसिस दूसरा जो होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका समसूत्रण। इसका एक्सप्लेनेशन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्र मिटोसिस सेल विभाजन का प्रयोग होता है। समसूत्र विभाजन वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में जंतु सेल में देखा। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन के 5 चरण होते हैं। पहला जो है अंतरावस्था, दूसरा जो है पूर्वावस्था, तीसरा मध्यावस्था, चौथा जो है उपास्यावस्था और 5वां जो है अंत्यावस्था। एक जनन कोशिका से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। लिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो यह आपका एंड्रोलॉजी है।
अब एक्सप्लेनेशन में कहता है कि एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की विशिष्ट शाखा पुरुषों के रोगों स्थितियों से संबंधित है। तो यहाँ विज्ञान की शाखा है और इससे संबंधित है। देखते हैं एंटाटोमो एनाटोमी शरीर की आंतरिक संरचना से है। एंथ्रोपोलॉजी है मानव शास्त्र का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से है। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन से है। इंटामोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन से है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन से है और आपका सर्जियोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो यह आपका एपिडर्मिस होता है। एक्सप्लेनेशन है एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। त्वचा शरीर को सुरक्षा और संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनता है। हमारा शरीर का त्वचा है वह हम लोग को सुरक्षा भी करता है और संवेदनशील स्पर्श भी बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम का श्रवण करती है। त्वचा के श्वेत ग्रंथियों से पसीने का श्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो यह है मेटाफेज। इसका एक्सप्लेनेशन है सूत्री विभाजन के नाम मेटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाउ ने देखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले बिरचाउ ने देखा। कब देखा? तो 1855 में देखा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जलन सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है। पहला जो है अंतरावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, तीसरा जो है मध्यावस्था, चौथा जो पार्श्वावस्था और 5वां जो है अंत्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन है अर्धसूत्रण के लिए यह कथन सत्य नहीं है कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अब अर्धसूत्री का देखिए, जो आपका म्यूसिस होता है उसका प्रोसेस देखिए। म्यूसिस कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम ऑस्कर हर्टबिग ने की थी। 1876 ईस्वी में समुद्री अर्जिन के अंडे में इसका नामकरण अर्धसूत्री फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में किया। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होती है। तो याद रखिए कि जो अर्धसूत्री मेयोसिस डिवीजन जो होता है वह आपका केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा यौवन बनते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होता है। पहला जो है वह विषम रूपी विभाजन जिसको हार्स विभाजन कहते हैं और दूसरा जो है समरूप विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो आपका साइटोकाइनिन जो है वह कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में किया था। इसका नामकरण
लिथाम ने किया। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ऑक्सिन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से, जड़ों के शीर्ष तथा कली में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है उत्तक, टिश्यू। पौधे उत्तक और जंतु उत्तक। अब टिश्यू के बारे में यह सारे क्वेश्चन देखेंगे और यह बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि यह बायोलॉजी का पूरा निचोड़ दिया गया है। जितना भी क्वेश्चंस आप पढ़िएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस में संवहन उत्तक कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। तो यह आपका मृदु तत्व का बना हुआ होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मॉस में संवहन टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है आपका मृदु तत्व के बने होते हैं। यहाँ पे कहा कि स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, तो यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। जो आपका स्थूल कोण उत्तक होता है पत्ती और तना में पाया जाता है। इस उत्तक के दीवार में सेलुलोज के जमा हो जाने से मोटी हो जाती है। यह पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इस उत्तक में इलास्टिक के गुण होते हैं जो आंधी तूफान में पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक है। तो सबसे ज्यादा जो होता है शरीर में वो आपका संयोजी उत्तक होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उत्तक होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों से संबंध करता है। एपिथेलियल टिश्यू उत्तक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशीय उत्तक की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र नर्वस टिश्यू शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक की विशेषता है। तो यह सारे तरह का जो टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू देख लिए, मस्कुलर टिश्यू देख लिए और आपका नर्वस टिश्यू देख लिए और सबका जो काम है वह देख लिए। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। अब देखिए जो प्लांट होता है तो प्लांट में दो तरह का वैक्यूल्स पाया जाता है। दो तरह का वैक्यूल्स पाया जाता है। एक जो होता है वो आपका फ्लोएम होता है और दूसरा जो होता है वह जाइलम होता है। जाइलम का काम क्या है कि रूट के थ्रू जितना भी आपका वाटर है, मिनरल्स है, उसको ऑब्जर्व करना और उसको ऑब्जर्व करके वह प्लांट के लिफ में ले जाता है और लिफ में ले जाने के बाद वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो प्लांट जो है वो अपना खाना स्टार्च के रूप में प्रिपेयर करता है और जब खाना स्टार्च के रूप में प्रिपेयर हो जाता है तो यह खाना को प्लांट के विभिन्न पार्टों में जो पहुंचाने का काम करता है वह आपका जो फ्लोएम वैक्यूल्स होता है वह पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों मुख्यतः स्थानांतरित होता है तो आपका सुक्रोज के रूप में। एक्सप्लेनेशन है, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, शहद में पाया जाता है। तो फ्रक्टोज जो होता है प्राकृतिक रूप में अगर नेचुरली बोलिएगा तो सबसे अधिक मीठा होता है और आपका यह शहद में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तना में संचित होता है।
अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और ऑटोट्रोफ्स में क्या आता है? ऑटोट्रोफ्स में आपका प्लांट आता है। तो ये जितना ही प्लांट्स आते हैं वो आपके ऑटोट्रोफ्स में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? तो यह स्टार्च के रूप में ऊर्जा को संचय करते हैं। फूड जितना भी प्लांट्स होता है वह प्लांट अपना जो खाना प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करने के बाद वह जो स्टोर्स करता है तो वह आपका स्टोर जो होता है वह स्टार्च के फॉर्म में यह स्टोर करता है। प्रश्न है कह रहा है कि अधिकांश स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स पादप ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन ऊतक तथा कोशिका के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। जो प्रोटीन होता है वो आपका कोशिका के वृद्धि में और विकास में सहायक होता है। पौधे में जल का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? तो यह आपका जाइलम के द्वारा होता है। बताएं कि 2 तरह का इसका प्लांट में 2 तरह का आपका संवहनीय ऊतक होता है। एक आपका जाइलम होता है और दूसरा जो होता है वह आपका फ्लोएम होता है। एक आपका जाइलम होता है और दूसरा जो होता है आपका फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है कि रूट से जितना भी आपका वाटर है मिनरल्स है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। और जो फ्लोएम का काम क्या है कि जो खाना प्लांट प्रिपेयर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में उसके प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम करता है। एक्सप्लेनेशन है इसका। कह रहा है कि पौधे में जल का संवहन ट्रांसपोर्ट वाटर जाइलम से होता है। कैम्बियम एक ऊतक है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। जो पौधे के विकास में आपका कैम्बियम विकास होता है जो कि एक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयकों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है वह है। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। एक्सप्लेनेशन है पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है वह जाइलम कहलाता है। पौधे में जल व खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। अभी हम जस्ट देखें कि जाइलम के द्वारा पौधे में आपका खनिज लवण और का संवहन होता है। जल एवं खनिज फ्लोएम के द्वारा आपको जो भी खाना प्रिपेयर करता है प्लांट उसका संवहन जो होता है वह आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। तो जल के ऊपर की ओर जो पौधे में गति कहलाती है वह आपका रसारोहण कहलाता है। एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें पौधे में जल के ऊपर की ओर गति रसारोहण एसेंट ऑफ सैप कहलाती है। पत्तियों में स्टोमाचा रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि पत्तियों में जो होता है वह छोटा जो भी लिप्स होता है तो आपका लिप में छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर्स होता है और पोर्स होता है और उसको पोर्स को ही उसमें स्टोमाटा होता है। और जो पोर्स जो होता है छिद्र होता है वह यहाँ पे स्टोमाटा के थ्रू आपका जो CO2 है वह अंदर जाता है या फिर आपका जो O2 है वह बाहर आता है। और इसी के थ्रू जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है जो इवेपोरेशन होता है वह होता है। तो इवेपोरेशन का दर कि कितना इवेपोरेशन किसी प्लांट में हो रहा है उसको मापने के लिए हम लोग पोटोमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है और नाइट्रोजन आवश्यक है लेकिन सोडियम आवश्यक नहीं है।
पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। इसको अशुद्ध जल कहा जाता है, डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो इसका आंसर होगा केंद्रक की अनुपस्थिति। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रक न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर होगा जेसी बोस। एक्सप्लेनेशन है, जेसी बोस ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बीरबल साहनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। पी महेश्वरी ने आवृत बीजी एंजियोस्पर्म का प्रखनली निषेचन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तकनीकी दिया। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो हम लोग देख लिए थे पहले ही, ये जाइलम टिश्यू के थ्रू जो पानी जो है वह ऊपर जाता है। तो संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर जाइलम टिश्यू के द्वारा चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग वृद्धि दर को मापने में करते हैं। पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो यह नाखून, खुर और सींग जो है वह आपका केराटिन उत्तक के बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन उत्तक के नख, खुर और सींग बालों में भी बने होते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां हैं। चालनी पट्टिका एक भाग है। तो चालनी पट्टिका पोषवाह फ्लोएम का एक भाग है। इसका एक्सप्लेनेशन है, चालनी पट्टिका पोषवाहक फ्लोएम का एक भाग है। कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के कारण पौधे तना तथा जड़ के मोटाई में वृद्धि होता है। पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। वैसे पौधे जो जल में पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं जलोदभिद कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे कि कमल हो गया, सिंघाड़ा, जलकुंभी, ऐसा हाइड्रो ग्रुप्स का होता है। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीज तने में दारू, जिसको बोलते हैं जाइलम, और पोषवाहक फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है, तो इसको एधा बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इसका संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है, जिसके पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णांगों फन में
दारू जाइलम है। तो जाइलम जो है बाह्य आदि दारुक है। बाह्य आदि दारुक सबसे बाहरी कोशिकाएं होती हैं। पोस्बा फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनी होती है वह है त्वचाजन। त्वचाजन वह समूह है जिससे उत्तक जन द्वारा बाह्य जन बनता है। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो यह अवधारणा आपका हाफ मिस्टर का था। हाफ मिस्टर क्या करता है? यह टर्म थॉमस बोरो ने दिया। क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट कह रहा है कि सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, और दूसरा कथन कह रहा है विभोज्य मेरिस्टेम अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वह इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःबेसी विभोज्यतक मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? तो यह आपका पार्श्विक कली में पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, पार्श्विक कली पत्तियों के बेस पर पादपों में विभाजन की क्षमता वाले अविभेदित कोशिकाओं के समूह को विभोज्यतक या मेरिस्टेमेटिस उत्तक कहते हैं। विभोज्यतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य नई कोशिकाएं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है, क्योंकि यह इसलिए होती है क्योंकि उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां मानव शरीर में होती है वह आपका दिल में होती है, जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है, हार्ट में। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया किसको कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वतः नहीं हो सकता, जैसे चलना बोलना। और अनैच्छिक क्रिया जो अनचाहे होता है, स्वतः होता है, उसे रोका नहीं जा सकता, जैसे छींकना, पलक झपकाना। मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है? तो यह आपका 0.5 mm होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मानव शरीर की त्वचा की मोटाई 0.05 से 0.65 सेंटीमीटर होता है। यह मोटाई पलकों पर सबसे कम तथा तलवों पर सबसे अधिक होती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई दिए गए विकल्प में कोई नहीं है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का श्वसन करती है। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है। त्वचा कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। त्वचा कैंसर जो है वो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो यह आपका लीड जो है वह मानव संरचना का प्रमुख हिस्सा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है, लीड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। लीड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। मानव लीड मिस हो गया आपका शीशा। तो शीशा जो है अगर मानव शरीर में है भी तो वह हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। उत्तक क्या होता है? पहला ऑप्शन है
वह कोशिकाओं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में विभिन्न होती है। वह कोशिका जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। है वह कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन डी नंबर, वह कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो उत्तक जो है वह यही होता है, वह कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसी को उत्तक कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, उत्तक वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उत्तक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती सेलों का ऐसा समूह है जिसकी सेलों एक समान कार्य करती है तथा उसकी उत्पत्ति भी समान सेलों से होती है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करता है। जो टिश्यू है तो टिश्यू आपका बहुत सारे टिश्यू जो है वह मिलकर आपका अंग का निर्माण करता है। जंतु उत्तक अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला जो है उपकला, सेकेंड संयोजी उत्तक, थर्ड जो है वह पेशीय उत्तक और फोर्थ जो है आपका तंत्रिका उत्तक। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट ने किया था। उन्हें उत्तक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ द हिस्टोलॉजी कहा जाता है। किनको? विंचट महोदय को। कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर यूनिट है आपका सेल है। सेल से आपका टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से आपका अंग का निर्माण होता है। कोई भी बॉडी का जो पार्ट्स है उसका निर्माण होता है और उसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म जो होता है वह बनता है। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको विभेदन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। वसा संयोजी उत्तक गोलाकार एवं अंडाकार होता है। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबद्ध करता है, उन्हें कुछ सहारा भी देता है। उत्तक के अंतर कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स तंतुबद्ध ठोस जेली की तरह सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। श्वेत तंतु में उत्तक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। पीला तंतु में उत्तक लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। जो पीला तंतु में उत्तक होता है वह आपका उत्तक लिगामेंट जो होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकीय जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। एक्सप्लेनेशन है, उत्तकों में कोशिकीय जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। एपिथेलियमी उत्तक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अस्थि उत्तक को कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है और ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। तो जो हड्डी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए आपका स्क्लेरेनकाइमा जो है वह इम्पोर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक
की कोशिकाएं मृत, लंबी, शंकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है, जिसमें जीवद्रव्य नहीं होता है। इनकी भित्ति लिंगिन के जमाव के कारण मोटी होती है। दृढ़ ऊतक कार्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के शिरा, फलों तथा बीजों, बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। इस ऊतक द्वारा पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोलेनकाइमा इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्र युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित रसधानी युक्त होती है। एरेनकाइमा यह अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक है। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? तो यह आपका विभोजतक हो जाएगा। विभोजतक पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं। पौधे के वर्धी क्षेत्रों में विभोजतक कहते हैं। इसमें बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन प्रयत्न चलती रहती है। विभोजित ऊतक गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। जीव द्रव्य का सघन केंद्रक बड़े होते हैं। इसकी भित्तियां पतली तथा एक सार होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का इसमें अभाव होता है। शीर्षस्थ विभोजतक, पार्श्व विभोजतक और अंतःपेशी विभोजतक में विभोजतकी ऊतक बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो यह आपका हड्डी जो है वह मनुष्य में संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण हड्डी है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को संबंध करता है तथा इन्हें सहारा देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक या संवहन ऊतक। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एस्क्लेनकाइमा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एस्क्लेनकाइमा अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। एस्क्लेनकाइमा में जीव द्रव्य नहीं होता है। वे भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर के अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कार्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है। इस मृदुलक को एरेनकाइमा कहते हैं। मृदुलक ऊतक में हरित लवण को कोलेनकाइमा कहते हैं। डैश ऊतक रक्त वाहिनी के व्यास को बदल देता है। यह मांसपेशीय ऊतक हो गया। तो मांसपेशीय ऊतक रक्त वाहिनी के व्यास को बदल देता है। पेशीय त्वचा के नीचे का मांस होती है। यह अंगों में गति उत्पन्न करता है एवं शरीर को सुदृढ़ बनाती है। संपूर्ण शरीर में 600 से ज्यादा पेशियां हैं। पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो यह आपका जाइलम जो है वह सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम एक जटिल ऊतक है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम
वाहिनिकाएं वाहिकाएं, जाइलम जंतु तथा जाइलम मृदुलक। पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में जाइलम उत्तक पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहते हैं। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो इसका आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा बी एवं डी, मतलब अधिक विभेदक एवं शीर्ष विभेदक से होती है। विभेदक उत्तक ऐसी सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। विभेदक उत्तक को स्थिति के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। पहला शीर्ष अस्त विभजितकी उत्तक और दूसरा पार्श्व अस्त विभजितकी उत्तक और अंतर्वैश्विक विभजितकी उत्तक है। शीर्ष अस्त उत्तक जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में उपस्थित में होता है एवं लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभजितकी उत्तक, यह उत्तक जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में उपस्थित होता है एवं द्वितीय वृद्धि करता है। अंतर्वैश्विक विभजितकी उत्तक, यह उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके अस्थायी उत्तकों में परिवर्तन हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू डैश टिश्यू, तो यह जो होता है आपका क्लोरेन्काइमा की वजह से होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द क्लोरेन्काइमा टिश्यू। स्थूल कोण उत्तक क्लोरेन्काइमा सरल उत्तक है। इस उत्तक की शेलों में केंद्र युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानु युक्त होती है। इसमें हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलीकरण हो जाता है। इस उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये तना के एपिडर्मिस के नीचे पर्ण वृत्त, पुष्प वृत्त और पुष्पकली वृत्त पर पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक जड़ों में नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो यह आपका स्क्लेरेंकाइमा जो है वह पौधे को कठोर और दृढ़ बनाने का काम करता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेंकाइमा उत्तक की विभित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ये उत्तक पौधे के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ उत्तक का बना होता है। नारियल का जो बाहरी छिलका होता है वह दृढ़ उत्तक का बना हुआ होता है। जाइलम उत्तक को चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। जस्ट बताया है कि संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम जो है वह दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। क्लोरेन्काइमा, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? तो यह हो जाएगा पेरेन्काइमा। एक्सप्लेनेशन है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। पेरेन्काइमा अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक है। एरेन तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्डेक्स में पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है जो पेरेन्काइमा के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा का वायु तक या एरेनकाइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा में पाए जाने वाले अंतरकोशीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। क्लोरेन्काइमा उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है।
फ्लोएम एक संचयक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो यह जाइलम जो है वह सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, यह जटिल ऊतक है। एक्सप्लेनेशन है, जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम को चालन ऊतक भी कहते हैं। वाहिकाएं पौधे की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। जाइलम तनु में मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। वाहिनिकाएं सेल की भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती है। जाइलम मृदुलक प्रायः पेलेन काइमेटिस एवं जीवित होता है। यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो आपका लिंगिन के कारण होता है। आपका लिंगनिन के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरोकाइमा सेलों में जीव द्रव्य नहीं होता है। इस ऊतक की सेलों मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी भित्तियां लिंगनी के कारण इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। वृद्धिक पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जटिल अस्थायी ऊतक है। तो आप जाइलम जो है वह जटिल अस्थायी ऊतक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। सेकेंड कह रहा है कि पेरेन्काइमा ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी ऊतक होता है और आपका कोलेनकाइमा जो ऊतक की अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होती है। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? एक्सप्लेनेशन है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम एक संचयक ऊतक है जो पौधे को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदक पाया जाता है। स्क्लेरोकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। तो यह आपका लिंगिन के कारण मोटी होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो यह आपका विभेदक ऊतक जो है वह कोशिका विभाजन में सक्षम है। इसका एक्सप्लेनेशन है, विभेदक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऊतक के कोशिकाओं के विभाजन क्षमता के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं, विभेदित ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाजित ऊतक ऐसे सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे डैश कहते हैं, उसे क्यूटीन कहते
है। मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्यूटीन कहते हैं। दृढ़ उत्तक जीव द्रव नहीं होता है एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति खजूर, नागफनी, बबूल ये सब हैं जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। ये सब सारे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। पेरेन्काइमा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इस उत्तक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को हरित उत्तक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है जो मृतक के बीच पाई जाती है। क्लोरेन्काइमा उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आयत फलकी। एक्सप्लेनेशन है, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी एपिथेलियम किसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? जंतु उत्तक में 4 प्रकार के उत्तक पाया जाता है। आपका एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक पाया जाता है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है? तो आपका स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के द्वारा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। टिश्यू इज कंपोज ऑफ डेड सेल, तो यह होगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज द कंपोज ऑफ डेड सेल्स। मृतक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। स्थूल कोण उत्तक क्लोरेन्काइमा की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित या रसधानी युक्त होती है। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की भित्तियां मोटी होती है। ये उत्तक पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये पौधे के बाहरी परतों की रक्षा करता है। नारियल के बाहरी रेशे स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का बना होता है। क्लोरेन्काइमा को हरित उत्तक भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। यह आपका मेरिस्टेमेटिक्स। इसका एक्सप्लेनेशन है, निम्नलिखित प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। यह उत्तक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती है तथा इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घन कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी रहती है। डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। यह आपका हो जाएगा सी, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। एक्सप्लेनेशन है, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। सल्की या शलकाम एपिथेलियम ऐसी उत्तक को कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है।
इन कोशिकाओं के केंद्रक पर चपटे होते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटें की तरह दिखती है। सल्ककाभ एपिथेलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुंह, गुहा, जिह्वा, टंग, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनी तथा फेफड़े के वायु कोशों में भी पाए जाते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम छोटी आंत का भीतरी स्तर में पाया जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। यह आपका वसा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। वसा एक संयोजी ऊतक है। वसा संयोजी ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में होता है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। वसा ऊतक बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। वसा ऊतक तापरोधक का कार्य ठंडा प्रदेश में करता है। तो ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं उसको तापरोधक का कार्य वसा ऊतक ही करता है। शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता है। तंत्रिका ऊतक की यूनिक न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ डैश एंड डैश टिश्यू आर लिविंग सेल। यह हो जाएगा पेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एक्सप्लेनेशन है, सेल ऑफ द पेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा टिश्यू आर लिविंग सेल। सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है जो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वह आपका है मृदुलक ऊतक पेरेन्काइमा टिश्यू। सेकेंड जो है स्थूल कोण ऊतक क्लोरेन्काइमा टिश्यू। थर्ड जो है ड्रिल ऊतक जिसको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। मृदुलक ऊतक की कोशिकाएं भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतरशेलों का स्थान रहता है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदक में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक में हरित लवण सामान्य नहीं पाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के दांत होते हैं। तो मेढक के दांत आपका होमोडोंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थेकोडोंट, थीकोडोंट मीन्स क्या होता है? देखिए, ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं। जैसे कि मनुष्य का दांत जो होता है वह आपका थीकोडोंट होता है या मसूड़ा में धंसा हुआ होता है। हेट्रोडोंट्स, वे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट्स कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट्स प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो हमारे मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला जो होता है वह आपका 21-23 होता है। 21-23 माने का अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएं तो ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर हम इसको लिखते हैं 21-23, इसका मतलब क्या हो गया कि मनुष्य के में टोटल जो है वह तीथ जो होता है, आपका टोटल तीथ जो होता है वह 32 होता है। इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सारे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपर जॉ में आपका यह 4, ये 2, ये 4 और यह 6। तो अपर जॉ में आपका कितना हो गया? 6 4 10, तो 12 4 16। तो अपर जॉ में आपका 16 और लोअर जॉ में 16, तो दोनों मिलके आपका 32 हो गया। इसीलिए मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला होता है और इसी पे बनता है। इसे हम सारे जो मनुष्य का दांत जो होता है वह अपर जॉ में कितने इंसीजर्स होते हैं? तो 4,
कैनाइन कितने होते हैं, तो आपका 2, प्रीमोलर कितने होंगे तो 4, और मोलर कितने होंगे तो 6 होगा। दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर जो होता है आपका डेंटिन का बना हुआ होता है। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को एनामेल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। जो हमारे दांत का जो व्हाइटिश पार्ट है जिसको हम लोग देखते हैं वह आपका एनामेल कहलाता है, और यह हमारे बॉडी का सबसे कड़ा और मजबूत पार्ट होता है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। उपास्थि कार्टिलेज, यह मुलायम एवं लचीला होता है। कान एवं नाक के निर्माण में सहायक होता है। जो कार्टिलेज जो होता है वह मुलायम होता है। जो हमारे कान और नाक में जो अस्थि है उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। काइटिन, कीटों की बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है। यह कड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन आपका एक प्रकार का एंजाइम होता है। एक्सप्लेनेशन है, पेप्सिन एक एंजाइम है। प्रोपेप्सिन स्टोमेच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं। अब आते हैं हार्मोन्स। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन्स हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोज जो परिवर्तन यकृत में होता है एवं पेशीय में संग्रहण होता है। ग्लूकोज जो होता है इसका ग्लाइकोजन में जो हम लोग चेंज करते हैं वह यकृत में होता है, आपका लीवर में होता है, लेकिन इसका जो संग्रहण होता है वह आपका पेशियों में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है आपका पैल्पेब्रल, यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वही सर्वाइवल ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग जॉन्डिस होता है। लीवर में पीत रस वाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत लीवर यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया का फॉर्मूला जो है NH2CO होता है। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। लीवर जो है वह ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। जो आरबीसी का जो कब्रगाह है उसको हम लोग स्प्लीन को कहते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल को कठोर बनाता है? वह आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है हमारा जो दांत में एनेमल होता है उसको हार्ड बनाने का काम करता है। दंत इनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। सी कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों एनामेल का मजबूत बनाते हैं। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से गेगा ग्वाइटर रोग होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन एवं में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो यह पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्शन करता है। पित्त जो है वह पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्शन करता है। पित्त पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्शन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। जो हमारा अम्लीय भोजन जो होता है, एसिडिक जो होता है, उसको आपका बेसिक में कन्वर्ट करता है पित्त। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोटेल, सोडियम
टैकुलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत लीवर द्वारा बनाया पित्त वाइल पित्ताशय गोल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह जो है आपका सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। बाइल पहले हेपेटिक डक्ट फिर सिस्टिक डक्ट से होकर गोल ब्लैडर तक जाता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। जो पित्त होता है, वाइल जो होता है, वो वसा के पाचन में सहायक होता है। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो यह आपका एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। आपका कह रहा है कि एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन क्या है? सो देखिए, इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय, इसको पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीपिका से होता है। इसके कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है। ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसका संबंध मादा प्रजनन तंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो यह आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम्स इरैप्सिन्स प्रोटीन को पेप्टोनिन्स एवं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है। आमाशय स्टमच में गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। प्रोपेप्सिन, ठीक है, म्यूसिन्स रेनिन स्रावित होता है हमारे आमाशय से। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है। तो रेनिन का आपका श्वसन करने वाला अंग जो है वह आपका आमाशय है, स्टोमक है। कि रेनिन का सेक्रेशन स्टोमक आमाशय के द्वारा होता है। किडनी ब्रिक, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका जो किडनी का जो आपका यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। जब हम लोग दूध पीते हैं उसके पाचन में रेनिन सहायक होता है। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है आपका कॉमेंसलिज्म। एक को फायदा हो और दूसरे को फायदा नहीं, उसको कॉमेंसलिज्म कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो उसे सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को हानि होता है परजीविता कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे प्रीडेशंस पर भक्षण कहते हैं, जैसे कि गेंद। आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा बी, यकृत लीवर। यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा थाइमस को शरीर का पुरुष रक्षक कहा जाता है। जो थाइमस जो होता है उसको शरीर का पुरुष रक्षक कहा जाता है। लीवर यकृत में कुफर सेल पाया जाता है जो रोगाणुओं को नष्ट करता है। शरीर में टॉन्सिल्स की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होता है। उपापचय दर सर्वाधिक होता है तो यह चूहे में, रैट में सबसे ज्यादा होता है। उपापचय दर
प्रोटीक्स रेट सबसे अधिक चूहों में होता है। पेड़ पौधे और जंतुओं में होने वाले रासायनिक प्रक्रिया जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है जिससे उनकी वृद्धि होती है उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम क्यों जरूरी है? क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसीलिए यह बहुत जरूरी है। एंजाइम्स शरीर के लिए एंजाइम्स बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक कैटलिस्ट है का काम करता है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका सेल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क का मेरुरज्जु स्पाइनल कोड करता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? तो आपका 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम सक्रिय होता है। एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कह रहा है कि 35 + -5 यानी 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच एंजाइम सक्रिय होते हैं। पीत बाइल का निर्माण होता है, तो यह यकृत में जो है वह पीत बाइल का निर्माण होता है। एक्सप्लेनेशन है, पीत बाइल का निर्माण यकृत में होता है। पीत का यकृत में निर्माण होता है एवं गॉल ब्लैडर में जमा होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। खरगोश में दांत होता है। खरगोश में दांत थिकोडोंट होते हैं। खरगोश के दांत थिकोडोंट प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार के दांत को होमोडोंट कहते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। अधिपादप इपीफाइट ऐसा पौधा है जो पोषी होस्ट पौधा पर रहता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, जैसे कि आपका ऑर्किड्स जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। सबसे छोटी बीज ऑर्चिड का होता है। सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतरिम उत्पाद है, तो यह आपका मोनोसैकेराइड्स जो है वह कार्बन के पाचन के अंतिम उत्पादक हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पादक मोनोसैकेराइड्स हैं। शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। डाइसैकेराइड्स भी मोनोसैकेराइड्स की तरह जल में घुलनशील शर्करा है। इसका निर्माण 2 मोनोसैकेराइड्स के अणुओं से होता है। इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं, सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ होता है? तो यह आपका यकृत लीवर में होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के लीवर को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यकृत का औसतन वजन 1500 ग्राम मीन्स 1.5 kg होता है। रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यह आपका यूरियस जो है वह सबसे पहले रबो के रूप में एंजाइम को तैयार किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन है, रबो के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया। लाइपेज फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। इसको हम लोग सम्मिलित रूप से आपका पल्वक कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पादपों को सम्मिलित रूप को पल्वक कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे को फ्लोरा कहा जाता है।
किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं को फूना कहा जाता है। मीन्स कहा जाता है कि जो आपका पौधा है उसको फ्लोरा कहा जाता है और जो जंतु है उसको फूना कहा जाता है। निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु हैं। सहजीवी जीवाणु जो है आपका राइजोबियम्स है। कह रहा है कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे सहजीवी जीवाणु कहते हैं। जैसे आपका भैंस एवं बगुला के बीच में संबंध है। राइजोबियम एवं दाल का पौधा, कवक एवं शैवाल दोनों मिलकर लाइगेन का निर्माण करते हैं। यह लिटमस पत्र बनाने का उपयोग होता है। कह रहे हैं कि ऐसा दो जीव जिसमें दोनों को फायदा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सहजीविता बोलते हैं। जैसे कि भैंस और बगुला के बीच, अब भैंस के ऊपर बगुला बैठा हुआ रहता है और भैंस के ऊपर जितना भी कीड़ा रहता है उसको वह खा जाता है। जैसे बगुला को भी पेट भर गया और भैंस का कीड़ा भी हट गया, इसमें दोनों का फायदा हुआ, इसीलिए इसको सहजीविता बोलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम्स टीटैनी बैक्टीरिया से टेटनस रोग होता है। यह रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर पर पाए जाते हैं। इस रोग को धनुष, टंकार या लॉकजॉ भी कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो यह आपका अनाज का सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। लाइकेन एक प्रकार का द्वैतपादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधे के सहजीवी सहचार से बनता है। एक किन दो वर्गों के पौधे के होते हैं? तो यह जो होता है आपका शैवाल और कल्बक से मिलकर आपका लाइकेन बनता है। एक्सप्लेनेशन है शैवाल और कवक। कहना है कि लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रतिजैविक। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन है? सो देखिए टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोट, सिफिलिस इत्यादि यह आपका बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न डिजीज देखिए कौन है? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार जो है वह प्रोटोजोआ से होता है। वायरस से डिजीज कौन होता है? एड्स, डेंगू ज्वार, पोलियो, चेचक, छोटी माता, गलसोद, खसरा, पीलिया, रेबीज, हर्पिस यह वायरस से होता है। आपका नेमाटोड अपृष्ठवंशीय जलीय, स्थलीय तथा पार्श्वी प्राणी है जो जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। किसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है? तो आपका बैक्टीरिया की वजह से दूध जो है वह खट्टा हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा दूध आपका खट्टा हो जाता है। दूध से दही जमता है बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही जमता है। कवक द्वारा उत्पन्न रोग दमा, एथलिक फुट, दाद खाज, गंजापन इत्यादि जो है वो आपका फंगस डिजीज है। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। यह धान के खेतों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl आमाशय स्टोमच में स्रावित होता है। यह पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है। HCl आपका अम्लीय होता है। इसका फुल फॉर्म में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड है तो यह आपका एसिटिक अम्लीय तो होगा ही। सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों होते हैं।
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और आपका ग्लास्टोज से आपका लैक्टोज बनता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह आपका यकृत, लीवर जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह लगभग 150 ग्राम तक होता है। सॉरी, लीवर जो है वो आपका 1.5 ग्राम 1.5 केजी तक होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत लीवर है। मनुष्य में गुर्दा की संख्या 2 होता है। प्रत्येक गुर्दा का औसत वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। गुर्दे के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दा मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी, मनुष्य में हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम होता है। यह कभी भी आराम नहीं करता। जो हार्ट होता है वह कभी आराम नहीं करता है। हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है? तो यह यकृत है जिसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। लीवर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। अग्नाशय में वसा का पाचन आरंभ होता है जिससे ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस ट्यूबिका पाई जाती है, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह आपका पोषण नाल के एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील पोषण नाल के एक्स किरण जांच के लिए प्रयुक्त होता है। यह अमाशय के एक्स-रे के लिए यूज होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संबंध में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आशय में होता है, पेनक्रियाज में होता है। मानव शरीर में लाइपेज पेनक्रियाज में स्रावित होता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड एवं ग्लाइकोल में परिवर्तन करता है। लाइपेज के अलावा पेनक्रियाज ट्रिप्सिन एवं एमाइलेज को भी स्रावित करता है। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है। इसको हम लोग रद्नक कहते हैं। रद्नक मीन्स कैनाइन जो होता है वो आपका नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला दांत को रद्नक कैनाइन कहा जाता है। कैनाइन भोजन मांस को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करता है। यहाँ देखिए जो 4 टाइप्स के जो आपका टीथ होता है, आई 4 टाइप्स के टीथ होते हैं जिसको बोलते हैं ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोरल। तो इंसीजर को हम लोग कटिंग टीथ बोलते हैं। कैनाइन जो होता है उसको आपका टीयरिंग टीथ बोलते हैं। प्रीमोलर को आपका क्रैकिंग टीथ बोलते हैं और मोलर को आपका ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि जो नुकीली दांत जो होता है वह कौन होता है? तो आपका कैनाइन जो होता है और नुकीली दांत होता है। कह रहा है कि इंसीजर, इसमें भोजन को काटा जाता है। प्रीमोलर या मोलर से भोजन को चबाया जाता है। हाथी के ऊपरी 2 इंसीजर मुख से बाहर निकलता है जिसे टस कहते हैं। तो हाथी का जो दांत जो बाहर निकलता है वह इंसीजर्स होता है। निम्नलिखित एंजाइमों में कौन सा सामान्यतः व्यस्त मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? तो आपका रेनिन जो है वह व्यस्त मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। रेनिन एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता है जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है। रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है। लार की प्रकृति होती है, लार की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है।
लार की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6.8 होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? या आपका इम्यूनो एसिड में बदल जाते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, तो आपका ग्लाइकोजन में संग्रहित रहता है। एक्सप्लेनेशन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। पौधे में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो आपका जिगर से वह लीवर से स्रावित होता है। चर्बी को हजम पचाने करने में जो पीत द्रव सहायता है वह जिगर लीवर से स्रावित होता है। लीवर में बाइल जूस पित्ताशय का निर्माण होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, खनिज लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेज, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो आपका यह 100 से 150 मिलीग्राम के बीच रहता है। तो समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त में आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है 100 से 150 किलोग्राम नहीं, आपके मिलीग्राम जो है ml रहता है। पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं वह कहलाते हैं, वो आपका ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं वो परपोषी हेटेरोटाइप्स कहलाते हैं, जैसे कि बाघ, हिरन, खरगोश, मनुष्य इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा लार सैलिवा का लाभ नहीं है? तो पहला है, यह निगलने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। सैलिवा जो है वह हमारे खाना को सॉफ्ट बना देता है और हम लोगों को निकलने में हेल्प करता है। सेकेंड है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। नहीं, यह गलत है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि रेड ब्लड सेल का नहीं करता है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह भी सही है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है। यह भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यह सही नहीं है। एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? आपका एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। शरीर में सभी एंजाइम्स प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है? लीवर का क्या कार्य है उनमें से? यह ग्लाइकोजन प्रति होता है। ऐसा कहने का मतलब कि ग्लाइकोजन का संचय जो होता है वह यकृत के कार्यों में से एक है। सर्प के 20 दंत पॉइजनस वंश जो होते हैं वह क्या है? तो जंभिका दंत होते हैं। सर्प के 20 दंत पॉइजनस वंश जो होता है जंभिका दंत है। सर्प में पेरोटाइड ग्लैंड्स पॉइजनस ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथीन चक्र द्वारा। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो आपका यकृत लीवर जो है वह वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो आपका जीव द्रव कुंचन के द्वारा अमीबा जो है वह अपना आहार ग्रहण करता है। मनुष्य की रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? यह वजह है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वह कार्बोहाइड्रेट जो है वह शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए आपको मीठा लगता है। कार्बोहाइड्रेट का शक्कर ग्लूकोज में परिवर्तन के कारण मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित आपका लीवर से होता है।
लीवर से पित्त स्रावित होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है तथा वसा के पाचन में सहायता करता है। जो आपका बाइल है वह भोजन को क्षारीय बनाता है, आपका बेसिक बनाता है और यह वसा को फैट्स को पचाने में भी हेल्प करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन तथा अवशोषण होता है। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो आपका मुंह से आप भोजन का पाचन जो है वो आरंभ हो जाता है। मनुष्य के मुंह में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे लार स्रावित होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सलाइवरी ग्लैंड तीन जोड़े में 6 होते हैं जिसमें आपका पेरोटाइड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है। कभी कभी वायरस से पेरोटाइड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है जिसके कारण मम्प्स गलसुआ नामक रोग होता है। पेरोटाइड्स ग्लैंड सांप में पॉइजनस ग्लैंड विष ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो यह आपका सोयाबीन और मूंगफली जो है इससे आपका प्रोटीन के मेन स्रोतों में पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? यह आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एक्सप्लेनेशन है, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। तो यह जो उपयोग है वो आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराराही है? तो यह आपका मच्छर हो जाएगा। मच्छर रुधिराराही है, मीन्स वैसे पशु जिसका आहार ब्लड होता है उसे रुधिराराही कहते हैं। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है, यह आपका रुबिस्को है। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम रुबिस्को है। यह हर प्रकाश संश्लेषी जीव में होता है। इन्वेंटेज एवं लाइमेज एंजाइम किण्वन की क्रिया में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतिजीवी वह जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर रहते हैं। वह मृत और क्षय मांस सामग्री पर, जिसको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं, वह जीव आहार के लिए मृत और क्षय मांस सामग्री पर निर्भर रहते हैं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। यह आपका मुख्य कोशिकाएं हैं। अमाशय ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त में को शुद्ध करता है? तो यह आपका यकृत लीवर है। लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रक्त को शुद्ध रखता है। मनुष्य के फेफड़े की संख्या 2 होता है। यह मुख्य श्वसन अंग है। तिल्ली को रक्त बैंक भी कहा जाता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, तो यह आपका पित्त है। पित्त जो है बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त वाइल जूस है जो लीवर के द्वारा स्रावित होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में पाचन में सहायता होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो आपका यकृत लीवर में यूरिया बनता है। एक्सप्लेनेशन है कि स्तनधारियों में यूरिया यकृत लीवर में बनते हैं। किडनी ब्रिक में यूरिया क्षमता है, मीन्स लीवर में यूरिया बनता है और किडनी में यूरिया क्षमता है। यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो हमारा लीवर जो है वह ब्लड के जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको नियंत्रित करता है। यकृत में विटामिन के का निर्माण भी होता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग ब्रिक है। जो किडनी है वह मुख्य उत्सर्जी अंग है।
वृक्क के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह, जो स्प्लीन है उसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। इलियम किसका भाग है? इलियम आपका छोटी आंत का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इलियम छोटी आंत का भाग होता है। ड्यूडेनम तथा जेजनम भी छोटी आंत का भाग है। पक्षयाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। श्रेणी मेखला पेल्विक गिडल्स जो होता है, जिसको कुल्हा में 2 हड्डी होती है। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला पक्ष कहते हैं, इसमें 4 हड्डी होती है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह आपका कैसीन के कारण होता है। दूध का उजला रंग जो होता है आपका कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण आपका गाय का दूध जो है वह हल्का सा पीला दिखता है। और आपका एल्बुमिन रक्त प्रोटीन जो रक्त को गाढ़ा बनाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है तो आपका दंत बल्क एनामेल जो है वह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनामेल है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में होती है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो यह आपका एक एल्गी तथा एक फंगस, एक एल्गी तथा एक फंगस के सांकेतिक संबंध से लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन का निर्माण जो होता है वह एल्गी और आपका फंगस से मिलकर होता है। कवक तथा शैवाल के सम्मिलित रूप को लाइकेन कहते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है तो यह आपका कशकुटा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कशकुटा है। कशकुटा, अमरबेल, आकाशबेल, अगरबत्ती परजीवी जड़ हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, यह आपका ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है यह आपका जिगर लिवर है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है वह आपका लिवर है। लिवर जो है वह खुद जनरेट कर लेता है। शरीर कहा कि जिगर का सबसे बड़ा अंग है, जिगर जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और लिवर का वजन जो होता है 1.5 से 2 kg तक होता है। लिवर से पित्त का निर्माण होता है। दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेता है। In human body, pancreas is a part of the digestive system. pancreas जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। In human body, pancreas is a part of the digestive systems. कह रहा है कि अग्नाशय मानव का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो पेनक्रियाज है वह सेकेंड जो लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वह पेनक्रियाज है और फर्स्ट जो है वह लीवर है। यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। पेनक्रियाज दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें अग्नाशयी रस निकलती है जिसमें 98% जल और शेष भाग लवण एवं एंजाइम्स होते हैं। ये तीनों मुख्य भोज्य पदार्थ तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे लंबा अंग है। सेरिब्लम मारम शरीर का मस्तिष्क है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट है। जो पथरी होता है आपका स्टोन जो बन जाता है वह स्टोन जो होता है वह आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। गुर्दे की पथरी सेलों का गांठ से बना होता है जो अंततः फटने पर मानव की मौत भी हो सकती है। पथरी का उपचार सर्जरी, लेजर आदि द्वारा किया जाता है।
एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है? जो टेस्ट बर्ड जो होता है वह कितना होता है? तो आपका 2000 से 8000 जो है वह आपका टेस्ट बर्ड जो होता है वह आपका टंग में, जीभ में होता है। एक्सप्लेनेशन है, एक मानव शरीर में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं। जीभ के विभिन्न भाग स्वाद के विभिन्न प्रकार को दर्शाता है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो यह आपका अंतःग्रहण इंजेशन के द्वारा हम लोग लेते हैं। अंतःग्रहण इंजेशन प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला जो है आपका अंतःग्रहण, जिसको आपका इंजेशन बोलते हैं। सेकेंड डाइजेशन, थर्ड जो है ऑब्जर्प्शन, फोर्थ जो है एसिमिलेशन और फिफ्थ जो है आपका डिफिकेशन। यह 5 प्रोसेस है या 5 टाइप्स का प्रोसेस है जिससे पूरा जो है हमारा पाचन का प्रोसेस होता है। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियां से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो हल्के पीले रंग का भोजन पचाने में मदद करता है। आमाशय के ऑक्सीडेंस कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक मीटर लंबा होता है। तो पूरा पाचन तंत्र जो होता है वह आपका 9 मीटर लंबा होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है, लगभग 30 फीट। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वह पाया जाता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है जिससे लार के टायरिन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइरोलिक ग्रंथियां से जठर रस निकलता है और जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है हल्का पीला रंग का होता है और यह अम्लीय द्रव होता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यकृत से पीत रस वाइल जूस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मनुष्य निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो यह भेड़ एवं बकरियों में पाया जाता है। भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित किया है जो मुख्यतः भेड़ और बकरियों में से संबंधित है। यह ब्लू टंग्स वायरस जिसको हम लोग BT भी बोलते हैं द्वारा होता है। इसे पहले साउथ अफ्रीका में जाना गया तथा एर्नोल्ड थ्रेलियर ने सर्वप्रथम इसका टीका वैक्सीन विकसित किया। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का तैयार किया गया था। रानीखेत रोग मुर्गी में फैलता है और फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। आयोडीन नमक से घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन को दैनिक मात्रा 20 mg होना चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। शरीर के किस भाग को पीत रस वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यह आपका यकृत के होता है। पीत रस जो होता है वह लीवर से होता है। शरीर के यकृत में पीत रस का उत्पादन होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैली अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। हिपैरिन का उत्पादन प्रोटीन यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनने से रोकती है।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसको हम लोग होमोजेनाइजेशंस कहते हैं। दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा। विषमांग मिश्रण का उदाहरण बारूद, कुहासा आदि है। पदार्थ के चार अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा होता है। दंत का एनामेल किससे बना होता है? यह आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। दंत का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दंत मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। दंत चार प्रकार के होते हैं। दांत की संख्या 32 होता है। दांत मानव जीवन में 2 बार लेता है। दांत भोजन को चबाने में सहयोग करता है। पायरिया रोग मसूड़ों में होता है, जिससे दांत कमजोर हो जाता है। पीलिया रोग पायरिया एल्बोरिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। डिओडेनम डैश का भाग है। यह आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। डिओडेनम छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। भोजन को पक्वाशय में पहुंचाने से सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर मिलता है। पीत का रस क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफिसाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तन करता है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट की परत स्टोमैक के लिंक्स में कुछ ग्रंथियां की कोशिकाओं में सक्रिय होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। The instrument used to examine a person's digestive tract is called endoscope. इंडोस्कोप उपकरण से पाचन तंत्र का परीक्षण किया जाता है। पक्वाशय ड्यूरोनम में भोजन पहुंचने की सर्वप्रथम इसमें यकृत लीवर से निकलने वाला पीत रस आकर मिलता है। पीत रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से रस आकर भोजन में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज, यह मंड को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आंतरिक रस छोटी आंत से निकलता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है, लगभग 200 से 800 ml प्रतिदिन निकलता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यह आपका यकृत लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और छन्ने का काम जो होता है वो किडनी में करता है।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सेकेंड जो लार्जेस्ट ग्रंथि है वो आपका पैनक्रियाज है। इसका वजन 1.2 से 2 केजी तक होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो होता है में पाया जाता है। फॉर्मेशन है, मछली में होमोडोंट दांत पाया जाता है। मछली मत्स्य वर्ग के जीव हैं। इस वर्ग के जीव असमतापी जंतु होते हैं। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त की ही पंप करता है। इस वर्ग के जीव श्वसन गिल्स से करते हैं। स्कोल्डियोडन टारपीडो दरियाई घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। जब एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं तब उसे होमोडोंट कहते हैं। जब विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तब उसे हेटेरोडोन्स विषम दांती कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, घोड़ा, बाघ इत्यादि। हम लोगों का जो दांत होता है मनुष्य का दांत वो आपका हेटेरोडोन्स होता है, क्योंकि यह अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यह बताए हैं कि आईसीपीएम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए हेटेरोडोन्स मनुष्य का दांत हेटेरोडोन्स कहलाता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपोएसिस कहलाता है। यह आपका सही है। सेकेंड जो है वह कहता है कि किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण या निराकरण, यह भी सही है। इसका आंसर जो है वह 2 हो जाएगा। ई एवं 2 गुर्दों के कार्य हैं, यह गुर्दे के कार्य हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी दांत है? तो यह आपका खरगोश का। सारे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे लंबी दांत जो होता है वो खरगोश का ही होता है। मनुष्य की छोटी आंत का आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो आपका आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। सबसे विशाल जानवर जंतु नीली व्हेल है। सबसे छोटा जंतु अमीबा है। सबसे छोटी मछली गोभी मछली है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपका छोटी आंत में। खाना का जो पूर्ण पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत भोजन पाचन का मुख्य भाग है। छोटी आंत इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी में यू की तरह मुड़ा होता है ग्रहणी या पक्वाशय कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। निम्न से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो आपका ट्रिप्सिन जो है वह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और माल्टेस या माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल होता है। हमारे पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न नहीं होता है। आमाशय स्टोमच में कार्बोहाइड्रेट अम्ल पाचन नहीं होता है। हमारे पेट में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। यहाँ भोजन का मंथन एवं आंशिक पाचन होता है पेट में। अमाशय की दीवार से जठर रक्त स्रावित होता है। अमाशय में जठर रस में निम्न पदार्थ होते हैं। जो अमाशय से जठर निकलता है उसमें से क्या होता है? सो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन यह भोजन को पेप्टोन तथा
पॉलीपेप्टाइड में बदलता है और गैस्ट्रिक लाइपेज यह वसा का अपघटन करता है। रेनिन यह दूध को विलय प्रोटीन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंतों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा, सेलुलोज। कॉम्बिनेशन है, शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल तथा समृद्ध पाचन ग्रंथियों से संपन्न होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। जठर रस द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। यह आपका पेप्सिन है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। वसा का पाचीकरण। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पाचीकरण होती है। पित्त यह किससे स्रावित होता है? इसमें 80% जल, 12% पित्त, 0.7% पित्त लवण, 0.28% आपका कोलेस्ट्रॉल, 0.3% मध्यम वसा और 0.15% जो होता है वो आपका लेसिथिन होता है। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पाचीकरण के लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होती है। आपका एमाइलेज। लाल ग्रंथि से एमाइलेज स्रावित होती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के लाल में लगभग 99% जल और शेष 1% एंजाइम होता है। लाल में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन व लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। रोटी चबाने से मीठा लगता है, ऐसा टाइलिन एंजाइम के कारण होता है। यह एंजाइम एमाइलेज होता है।